वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। उन नारों को देखिए जो नारे कांशीराम के समय चलते थे, साइकिल रैली के समय ये नारे चलते थे। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। भारत की मजबूरी है, कांशीराम जरूरी है। एक पहली बार किसी दलित नेता के लिए ये नारे भारत की सड़कों पर, आजाद भारत की सड़कों पर लड़ गए थे। अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। और अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो ये दावा करता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किताबें जुटाई, मैंने लोगों को जुटाया है। एक व्यक्ति जिसको यह कहा जाता है कि अंबेडकर की लेखनी को किताबों से निकालकर, अंबेडकर के सपनों के भारत को किताबों से निकालकर जमीन पर उतारने का काम जिस शख्स ने किया, उसे कांशीराम कहते हैं। अंबेडकर सूट बूट में एक प्रबुद्ध व्यक्ति, विदेश से पढ़कर आए हुए व्यक्ति थे और हमेशा सूट बूट में रहते थे। वो उनकी टैक्टिक्स थे, क्योंकि इस देश में तमाम योग्यता होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को रहने की जगह न मिल सकी। तमाम प्रगतिशील विचारकों द्वारा भी अंबेडकर को खारिज किया गया, अंबेडकर के ऊपर सवाल उठाए गए, अंबेडकर के दर्शन को चुनौती दी गई उस समय के आजादी के स्वतंत्रता संग्राम, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा। तो अंबेडकर ने कहा कि जिसे आपने मनुष्य नहीं समझा, हम क्लेम करते हैं कि हम सूट बूट में रहेंगे, ये हमारा दावा है, क्योंकि हमारे जीवन की कोई गरिमा नहीं थी। तो सूट बूट में रहने वाले एक नायक के बाद उसे जमीन पर उतारने की कोशिश करता हुआ एक दूसरा शख्स जब उत्तर भारत की राजनीतिक गलियारों में आता है, तो वो हाफ शर्ट पहनता है और एक सामान्य सी पैंट पहनता है। चप्पल वो टायर की बनी हुई पहनता है और सामान्य परिवेश में रहता है। और तब वह एक बात कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि सामाजिक न्याय को पाने के लिए हमें पॉलिटिक्स में आना है। तो कांशीराम कहते थे कि राजनीति हमारे लिए मास्टर की है, और पंजाबी में कांशीराम कहते थे गुरु किल्ली, गुरु किल्ली। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब एक बात सोचिए कि कांशीराम का काम जिस दौर में कांशीराम ने शुरू किया, उस दौर में दलित तबके के बीच से, बहुजन तबके के बीच से कोई उभरे तो न आम जनमानस के भीतर जो कॉमन सेंस है उसके भीतर कांशीराम की कोई स्वीकृति नहीं। संसाधन देने के लिए इनके पास कोई बिरला और जमनालाल बजाज नहीं, इनके पास कोई ऐसी जमात नहीं जो पीछे पीछे चले, स्वाभाविक तौर पर इन्हें मेरिटधारी माने। उस दौर में कांशीराम ने मेहनत की, जमीन पे संगठन बनाए और बहुजन कॉन्सेप्ट में एक समाज को बदलने का एक नजरिया दिखाया। अपने भाषणों में, कैडर ट्रेनिंग में कांशीराम कलम को यूं पकड़ के दिखाते थे कि यह समाज का ढांचा है। जब हम चमचा युग पर बात करेंगे तो उस ढांचे पर बात करेंगे जो उसके मुख पृष्ठ पर भी बना हुआ है, कि जिनकी संख्या 15% है वो 85% पूरे तंत्र पर कब्जा किए हुए हैं, और जिनकी आबादी 85% है वो 15% के निर्देशों और शोषण के भीतर रह रहे हैं। तो कहते थे कि ये सामाजिक ढांचा है, ऊर्ध्वाधर इसको में क्षैतिज करना है। और तब जाकर के वो कहते थे कि प्रजातंत्र में एक वोट, एक व्यक्ति, राजा पेट से नहीं निकलेगा, वोट से निकलेगा। और तब कांशीराम कहते थे कि भारतीय लोकतंत्र अमीरों के धन से गरीबों का वोट खरीदने का एक तंत्र बन चुका है, इसलिए यह सक्रिय साम्राज्यवाद है। और उस दौर में कांशीराम अपना सफर शुरू करते हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि हम उन खांचों में, हम कांशीराम से तमाम निर्णयों में सहमत असहमत हो सकते हैं, क्यों ना कांशीराम को एक आइडिया ऑफ इंडिया के एक आइकॉन के तौर पर, एक सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल फिलोसफर के तौर पर हम एक निरपेक्ष मूल्यांकन करें, तो शायद हम
उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे जो आइडिया ऑफ इंडिया में आज हमारे काम आएगा और जो एक नया भारत बनाने की दिशा में भी मदद करेगा। 15 मार्च 1934 को कांशीराम का जन्म, जिसे इनके अनुयायी प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ लोग इन्हें साहेब कहते हैं महाराष्ट्र में, पंजाब में इन्हें साहब कहते हैं, मान्यवर इनको कहा जाता है। और इनका जन्म पीरथपुर गांव, बुंगा गांव खवासपुर के पास है, रोपड़ जिले में, जो चंडीगढ़ जालंधर के बीच में पड़ता है पंजाब में। इनका परिवार रामदसिया परिवार समुदाय से आता था, जो दलितों की चमार जाति के बीच से थे, जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। रोपड़ में ही शुरुआती शिक्षा दीक्षा होती है। देहरादून में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं। नौकरी मिलती है 1957 में। नौकरी में एक शर्त रखी जाती है कि आप 10 साल तक इस नौकरी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये बॉन्ड पर साइन करना होगा। इस बॉन्ड पर साइन करने के खिलाफ ये नौकरी छोड़ते हैं और उसके बाद फिर से ये उस नौकरी को ज्वाइन नहीं करते। कांशीराम पर बात करने के लिए मेरे पास जो एक किताब है वो बद्री नारायण की किताब है, कांशीराम बहुजनों के नायक। ये किताब राजकमल प्रकाशन से पब्लिश हुई है, अंग्रेजी में थी, जिसका अनुवाद सिद्धार्थ जी ने किया है। बहुत शानदार अनुवाद है और बद्री नारायण जी की किताब का, जो किताब 2019 में इसका पहला संस्करण हिंदी में आया था। अंग्रेजी में ये मूल किताब थी, कांशीराम लीडर ऑफ द दलित्स। तो इस किताब को आप देख सकते हैं। मेरी बातचीत का आधार यही बद्रीनाथ की किताब है, बद्री नारायण की, क्योंकि मैं जीवनी की बात इनसे करूंगा। बद्री नारायण जी ने 4 भागों में, 4 चरणों में डॉक्टर कांशीराम, मान्यवर कांशीराम को देखने की बात की है। पहला चरण वो मानते हैं कि 1958 से 1964 के बीच होता है। पूना में नौकरी मिलती है, सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एग्जीक्यूटिव में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर। और यहां एक वाकया होता है जिसका जिक्र, एक दिक्कत है इस किताब में। चूंकि बद्री नारायण जी की किताब है तो मैं 1-2 टिप्पणियां अपनी जरूर करना चाहूंगा। जब भी एक सवर्ण तबके में जो डी क्लास होकर के लिखने की कोशिश होती है, वहां दिक्कत होती है। जैसे एक ये कह रहे हैं कि कमंडल के विरोध में मंडल आंदोलन आया था, पेज नंबर 12 पर भूमिका में, ये गलत तथ्य है। उसके बाद ये दूसरी जो इनकी दिक्कत है वो आरक्षण आधारित, उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों की राजनीति को आरक्षण आधारित राजनीति कहते हैं। तो बसपा, राजद, इन जातियों ने जो किसानों के लिए काम किया वो क्या आरक्षण आधारित काम था? बद्री नारायण जी से मेरा ये सवाल है। और दिक्कतें इनमें कई हैं। ये बार बार कहते हैं कि जिस बहुजन एकता की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग ही दलितों का उत्पीड़क बन गया। इसका कोई आंकड़ा नहीं देते, एक धारणा है। बेशक दिक्कत है, लेकिन यह इतना स्लीपिंग स्टेटमेंट एक किताब की भूमिका में आएगा तो यह दिक्कत होगा। बद्री नारायण कहते हैं कांशीराम जो उद्देश्य पूरा कर, वो उद्देश्य चाह रहे थे बहुजन समाज में बराबरी का, वो पूरा हो गया। पेज नंबर 15 कहां पूरा हुआ भाई? ये एक दिक्कत है इसमें। और इस भूमिका में एक नजरिया है, बेहद इस बात के लिए भी ये दिक्कतें हैं। एक सवर्ण जाति के बीच से कोई डीकास्ट होकर के जब देखने की कोशिश करता है तो लूपहोल रह जाते हैं। बावजूद इसके मैं बद्री नारायण जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कमोबेश तटस्थ होकर के ये जीवनी लिखी है, लेकिन दिक्कतें हैं इसमें पढ़ते समय, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अब जिसको इन्होंने, सिद्धार्थ जी ने अनुवाद बहुत अच्छा किया है कि कांशीराम को हमें क्यों समझना चाहिए। कांशीराम को समझने के पीछे एक वजह यह है कि वो 85% की बात करते हैं, यानी दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, पसमानदा। वो बार बार इसको अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग यानी पसमानदा वर्गों को इस बहुजन आइकॉन में शामिल रखते हैं। महिलाओं की बात करते हैं। उसके बाद जब इस पूरे किताब का जिक्र शुरू होता है तो उनके जीवन की बातचीत को हम ये कहते हैं कि इनके पिता का नाम बिशन सिंह और उनके चाचा हैं। इनके पिता का नाम हरि सिंह, माता का नाम बिशन कौर था। और इनके भाई दलबारा सिंह, बहन सबरन कौर ये हैं। और बहुजन नायक कांशीराम नाम से एस सिंह ने एक किताब लिखी है जो जीवनी इनकी है।
उसके बाद इनका इनका नाम कांशीराम पढ़ने के पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि जब ये अपनी माँ के पेट में थे, इनके पिता सेना में नौकरी करते थे अंग्रेजों के, और 3 भाई थे, और इनके यहाँ ये बिशन सिंह और रचन सिंह दोनों लोग, इनके दादा नौकरी करते थे, और बिशन सिंह और रचन सिंह ये दोनों लोगों ने भी सेना में नौकरी की। हरि सिंह ने चर्म शोध कारखाने को अपना काम बनाया। जब ये मां के पेट में थे तो उस समय इनके गांव में एक प्रसिद्ध जो लोकप्रिय साधु थे, संत थे, जिनका नाम कांशीराम था। वो आए और उन्होंने कहा कि बिशन कौर एक ऐसे लड़के को जन्म देंगी जो महान नेता बनेगा और पूरे देश में इसका नाम होगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। तो बुजुर्गों ने उन्हीं संत के नाम पर इनका नाम कांशीराम रख दिया। और उसके बाद फिर ये कांशीराम 56 में देहरादून में ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फिर 58 में हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी में साइंटिस्ट के पद पर काम करते हैं। अब यहां एक वाकया होता है, और उस वाकये में मामला ये होता है कि 2 घटनाएं हैं। वो जिक्र जो करते हैं कि पहला, इनके पिता को जब माँ कहती है कि तुम कुछ उनको खाने को दे आओ, तो पता उनकी माँ से पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो क्या बेगारी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं बेगारी क्या होता है, तो कहते हैं कि ये जो समर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, इनके लिए मुफ्त में काम करना। और मुफ्त में काम करने के लिए जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि पिता झंडा एक डोरी से खींच रहे होते हैं, अधिकारी सो रहा होता है, वो बाहर काम कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये गलत है और उसका विरोध करते हैं। तो पिता उनको समझाते हैं। ये विद्रोही चेतना कांशीराम में बचपन से थी। अब जिस वाकये का जिक्र हम कर रहे थे वो इनकी नौकरी करते समय पुणे का वाकया है। 1960 का दशक है। कांशीराम जिस प्रयोगशाला में काम कर रहे थे वहां गौतम बुद्ध और अंबेडकर जयंती पर छुट्टी होती थी, लेकिन ऊपरी जातियों के वर्चस्व के चलते इस छुट्टी को रद्द कर दिया गया और बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम पर छुट्टी हो गई। बहुत लोग इसके विरोध का साहस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दीना भाना, जो राजस्थान के जैसलमेर में भंगी जाति से आते थे, इन्होंने इसका विरोध करने की ठानी और विरोध किया। और उसके बाद बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी पर रहे और तमाम जगहों पर लिखित शिकायत की, और जिस दिन तिलक जयंती और गोपाल कृष्ण गोखले जयंती थी उस दिन वो काम पर आए। इस विरोध के चलते उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और फिर कांशीराम जब उनसे मिलते हैं तो कांशीराम उनकी मदद करते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि दीना भाना ने कांशीराम से कहा कि उन्हें छुट्टी और नौकरी दोनों चाहिए, क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए लड़ेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अधिकार छीने नहीं जाते, मांगे जाते हैं, मांगने से केवल भीख मिलती है। वे लोग जो अपने अधिकारों को के लिए नहीं लड़ते, उन अधिकारों को अपना हक मानते हैं, उन्हें लड़ना पड़ेगा। कि जो लोग नौकरी पा गए, जो दलित पिछड़े आदिवासी गांवों में है, उनके साथ तो जाति के नाम पर प्रताड़ना है ही, लेकिन जो लोग नौकरी पा गए उनके साथ भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। और इस बात से उनको कर्मचारियों और नौकरी पेशा लोगों को लेकर के एक टीस मन में पैदा होती है। और उस दिन वो उस समय विचार कर रहे थे कि इस देश में हमारी पहचान क्या है, हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। यदि कोई न्यायाधीश, कोई अधिकारी और कोई मंत्री हमारा नहीं है, हमारे समुदाय का नहीं है, तो कौन हमारी समस्या सुनेगा। उनका काम में मन नहीं लग रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे वो उनके मित्र डी के खापरड़े उनको एक किताब देते हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर की किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट। उसको लेकर के वो कहा, किस्सा तो ये मिलता है, जीवनी लेखक एस सिंह ने लिखा है कि एक ही रात में एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ गए और इसका बहुत गहरा असर कांशीराम पर हुआ। उसके बाद वो गुलामगिरी पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा जिन लोगों से प्रभावित होते हैं मान्यवर कांशीराम, वो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुलामगिरी लिखने वाले ज्योतिबा फूले और छत्रपति शाहू जी महाराज। इन विचारकों से कांशीराम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसके बाद वो नौकरी छोड़ते हैं और दूसरा चरण यहां से शुरू होता है। 1864 में वो नौकरी छोड़ते हैं। उस समय जो आरपीआई था, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी सदस्यता लेते हैं। 1971 के चुनाव में आरपीआई और कांग्रेस का गठबंधन होता है और उस गठबंधन में 521 सीटों पर कुल चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें से 520 सीटें
कांशीराम लिखते हैं कि गांधी की पार्टी कांग्रेस के पास रहती है और 1 सीट अंबेडकर की पार्टी आरपीआई को मिलती है। इस बात से वो बहुत नाराज होते हैं और वो ये कहते हैं कि जो धरती फूले, अंबेडकर और साहू जी की धरती है, यहां आरपीआई अंबेडकर की पार्टी को 1 सीट पर, और वो भी हार गए। तो इससे वो नाराज होते हैं और आरपीआई छोड़ते हैं। यहां से कांशीराम जी के जीवन का तीसरा चरण शुरू होता है और 1971 में पूना में ही SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन SMCEA का गठन करते हैं, जो बाद में चल करके बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी बामसेफ का रूप लेता है। अब यहां से मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं और क्यों आज हमें मान्यवर कांशीराम को पढ़ने, समझने और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को हमें दूर करने के लिए कांशीराम को समझना जरूरी है, क्योंकि कांशीराम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हुए भी फूले, पेरियार और साहू जी को जोड़ करके एक वैचारिकी बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो संगठन बनाते हैं, पहला संगठन वंचितों, शोषितों, जो गुलामगिरी का टर्म है ना फूले का, शूद्र, अति शूद्र, उसका इस्तेमाल कांशीराम चमचा युग में बार बार करते हैं, शूद्र अति शूद्र का। और उस शूद्र अति शूद्र में 85% बहुजन को अपने एड्रेस करने का एक समूह मानते हैं। इसीलिए बामसेफ को बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन, SC ST OBC माइनॉरिटी और उसके बाद बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी, यानी कांशीराम का विजन बहुजन का था। अब इसको आगे हम समझेंगे कि इस विजन के मायने क्या हैं। इसी बीच उसके बाद बामसेफ शुरू होता है। 1977 का वो दौर था जहां उनकी मुलाकात दिल्ली में मायावती जी से होती है। किस्सा आप सब जानते होंगे कि मायावती से मिलने, उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। एक भाषण में मायावती को बोलते हुए सुनते हैं और उस समय उनकी उम्र 20 साल की होती है। फिर मायावती के घर जाते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। उस समय वो एक स्कूल में टीचर थी और कहती हैं कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिता कहते हैं कि IAS देश चलाता है। कांशीराम ने कहा कि अगर ऐसा होता तो IAS देश चलाने की बात होती तो खुद उन्होंने मायावती जी के इंटरव्यू का कोटेशन मैं पढ़ना चाहता हूं कि मायावती ने बोला कि उन्होंने कहा, नौकरशाही सरकार के निर्देशों पर चलती है। यदि सरकार किसी और पार्टी की है तो मैं नौकरशाह होकर भी अपने समुदाय के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं समझ गई कि कांशीराम क्या कहना चाहते हैं और मैंने तत्काल निर्णय लिया कि मैं जिलाधिकारी बनने की कोशिश अब नहीं करूंगी, बल्कि अपने समुदाय में और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम करूंगी। और उसके बाद यही 77 का वक्त था। मायावती, कुमारी मायावती उनके साथ जुड़ती हैं और 1980 में वो बामसेफ की सदस्यता लेती हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि मान्यवर कांशीराम अपना राजनीतिक वारिस मायावती जी को चुनते हैं और उनके बाद वो पार्टी को आगे बढ़ाती हैं। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ को एक औपचारिक संगठन बनाया गया, जिसका पहली बार दिल्ली के करोल बाग में ऑफिस चलाने की शुरुआत हुई। और उसके पहले एक बहुत दिलचस्प बात जो मैं करना चाहूंगा कि उन्होंने एक पत्र लिखा जब बामसेफ का गठन हो रहा था। बामसेफ के पहले SC ST OBC माइनॉरिटी फेडरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन का गठन हो रहा था। मान्यवर कांशीराम ने एक शपथ ली और अपने घर 24 पन्ने का एक पत्र भेजा। दुर्योग से वह पत्र खो गया, लेकिन उनकी बहन उस पत्र के बारे में जिक्र करते हुए बताती हैं कि उस पत्र में कांशीराम जी ने यह घोषणा की कि वह कभी घर नहीं लौटेंगे। और कांशीराम जी ने कहा कि कभी अपना घर नहीं बनाएंगे, बहुजनों का घर ही उनका अपना घर होगा। अब कभी परिवार में लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि बहुजनों के 85% परिवार ही मेरे परिवार होंगे। वो अपने परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। वो शादी नहीं करेंगे। और इस तरह से 24 पन्ने का एक भावुक पत्र भेजते हैं अपने घर और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उनकी मां चल करके पुणे पहुंचती हैं और उनकी मां उनसे बार बार ये निवेदन करती हैं कि तुम
घर चलो, लेकिन 2 महीने तक पुणे में उनके साथ रहती हैं उनकी मां। लेकिन मान्यवर कांशीराम लगातार मना करते हैं कि अब मैंने निर्णय ले लिया। एक रात का वाकया है, उनकी जीवनी में मिलता है कांशीराम जी की, कि वो रात में पढ़ रहे होते हैं और मां सो रही होती है। अचानक मां की नींद खुलती है तो मां झल्ला कर आती है और उनके हाथ से किताब लेकर फेंक देती है और कहती है कि लगातार तुम इन किताबों में क्या पढ़ रहे होते हो, क्या है इन किताबों में? तो कांशीराम बोलते हैं कि मां, इन किताबों में सत्ता के दरवाजे की चाबी है, गुरु किल्ली है, मैं वही गुरु किल्ली खोज रहा हूं। ये भावुक सा प्रसंग मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने जब खांचों में चीजों को देखना शुरू किया ना, तो ये सारी चीजें रह गई, छूट गई, और बाद में जब मिशन अपने पथ से भटकता है तो उसका मूल्यांकन करने में ये सारी चीजें काम आती हैं। तो 6 दिसंबर 1978 को बामसेप औपचारिक संगठन बनता है। 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनती है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि इन दोनों के भीतर अंतर क्या है। अंतर यह है कि जो ये बनती है बामसेप का काम है कि वो जो कर्मचारी हैं इस बहुजन तबके के, यह कर्मचारी उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन कांशीराम जी कोट करते हैं कि ये जो लोग हैं, बामसेप की जरूरत बताते हुए, ये वो लोग हैं जिनके लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने पेट भरने की चिंता है। कांशीराम ने महसूस किया कि ये शब्द उनके समुदाय के लिए अपमानजनक थे और इस धब्बे को मिटाने के लिए उन्होंने अपना मन बनाया और बामसेप की गठन किया। और जो अंबेडकर का पे बैक टू सोसाइटी है उसको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके समाज को वापस दो की तर्ज पर कर्मचारियों का एक संगठन बनाया और उसको एक धीरे धीरे बड़ा संगठन बनाते हुए उन्होंने ये कोशिश की कि बामसेप को हम एक अराजनीतिक, अधार्मिक और एक ऐसा संगठन बनाएं जिसकी जिम्मेदारी ये हो कि वो लोगों के बीच चेतना पैदा करे। बामसेप के में 500 पीएचडी धारक जुड़ गए, 30,000 डॉक्टर, 15,000 वैज्ञानिक, 70,000 सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल हो गए। बामसेप की जो सदस्यता शुल्क थी वो 6 रुपए से लेकर 12 रुपए थी। और इस तरह से बामसेप का दूसरा सम्मेलन जब होता है 2 दिसंबर से 4 दिसंबर नागपुर में, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होता है 1989 में, तो वहां बामसेप कोऑपरेटिव का गठन होता है, बामसेप की महिला विंग का, बामसेप की छात्र विंग का, और लगातार बामसेप ये इन नारों के साथ जनता में काम करने का, कैडर ट्रेनिंग देने का, पूरे देश में छोटी छोटी गोष्ठियां करने का एक शुरुआत करता है। और बामसेप एक सांस्कृतिक तौर पर पूरे देश में एक बहुजन वैचारिकी को नए सिरे से खड़ा करने का काम करता है। और पूरे बामसेप में लगातार कांशीराम लोक गीतों, लोक भाषाओं का, लोक शब्दावलियों, लोक मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। जो फूले, शाहू जी महाराज, पेरियार और इन सारे लोगों से वो लोक गीत, लोक नारे प्रचलित होते हैं। एक नारा वहां चलता था, गीत गाए जाते थे बामसेप के सम्मेलनों में। काम अधूरे पूरे करना भीम ने सिखलाया है, पढ़ना लिखना ज्ञानी बनना भीम ने सिखलाया है, साहस पूर्वक बुद्धिमानी भारत माँ के लाल विद्वानी, जनहित में हर काम किया है, अपने वतन का नाम किया है, मार्ग खोला ज्ञान का भीम ने मानो हमें बताया है, पढ़ना लिखना ज्ञानी बनना भीम ने सिखलाया। ऐसे स्लोगन, एक ऐसा संगठन जो अराजनीतिक तौर पर बामसेप पूरे देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को एकजुट करके एक बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है और लगातार पूरे देश में इससे वो आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस संगठन के तहत वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक चीज महसूस होती है कि राजनीतिक दावेदारी के बिना हम कोई आमूलचूल परिवर्तन सत्ता में नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या होता है, 6 दिसंबर 1981 को DS4 की गठन होता है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध स्लोगन है, आज आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन इसको बारीकी से अगर आप समझेंगे तो इसके मानी को आप गहराई में समझ पाएंगे। ठाकुर बाभन बनिया छोड़,
बाकी सब है DS4। यानी एक क्लियर कट डिवीजन है, वंचित शोषित बनाम शोषक का। तो जो DS4 एक पॉलिटिकल विंग की तरह आता है, इसमें कोई सरकारी कर्मचारी DS4 का सदस्य नहीं हो सकता था। यह एक सामाजिक आंदोलनकारी संगठन था। इसका मकसद DS4 का यह था कि महापुरुषों के आंदोलनों, विचारों और किताबों को घर घर पहुंचाया जाए, और इसके लिए वो लगातार कोशिश करते हैं। जो हम चमचा युग जब पढ़ेंगे तो आखिरी में उसका जिक्र करेंगे कि वहां किस तरह से अलग अलग काम करके DS4 के जरिए विचारों को गांव गांव में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। मेला ऑन व्हील, अंबेडकर मेला ऑन व्हील, पीपल्स पार्लियामेंट, मिरेकल ऑफ 2 feet एंड 2 wheels, साइकिल को लेकर के वो रैलियां शुरू करते हैं। जन जन गांव गांव में कांशीराम को इसलिए हमें आइडिया ऑफ इंडिया के एक बड़े आइकॉन के रूप में याद करना होगा, अपने इतिहास में जगह देनी होगी, क्योंकि कांशीराम ने उस आइडिया ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़े वंचित शोषित समाज को एक सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल वॉइस दी। और ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देश तो आजाद हो गया था। फिर कांशीराम को इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि DS4 के बाद बाम सेब के जरिए, DS4 के जरिए, मिरेकल ऑफ 2 feet एंड 2 wheel के जरिए पैदल चल करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर साइकिल चला करके फूले, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज और अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गांव गांव पहुंचाया जाए। यानी जो मैं बार बार कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया हमारा आजाद भारत में बन रहा था ना, ये 1980 के बाद की बात है। तो 3 दशक बीतने के बाद भी आपके आइडिया ऑफ इंडिया में वह पूरे बहुजन जमात के नायक, बहुजन जमात के विचार नहीं थे ना। तो फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पूरे दुनिया, पूरे देश का नेतृत्व करते हैं? और इस बात को सोचने की जरूरत है कि कांशीराम इस बात की जरूरत क्यों महसूस करते हैं कि आज हमें इन बहुजन नायकों को घर घर पहुंचाने की जरूरत क्यों है। और DS4 बाम सेफ के जरिए हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्राएं, लाखों रैलियां, छोटी बड़ी साइकिल यात्राओं का जिक्र मैं कर ही देता हूं इस समय। आप देखिए किस तरह का मामला था और कितनी साइकिल यात्राएं उन्होंने की DS4 के जरिए। DS4 एक पॉलिटिकल विंग था। एक छोटा सा तथ्य और इसमें जोड़ दिया जाए, बसपा का गठन DS4 के बाद हुआ था, और DS4 के जरिए 1982 में कांशीराम ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा और टेस्टिंग की कि अब हम पॉलिटिकल जो गुरु किल्ली है उसमें हम कितनी सेंध लगा सकते हैं, और उसके बाद वहां चुनाव हारे। लेकिन 30 जून 1983 तक DS4 कि अब ये तय कर चुका था कि अब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएगा। और उसके बाद 14 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, बाम सेफ और DS4 दोनों का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन 6 दिसंबर को करते हैं, और बसपा का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल को 1984 में बसपा को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में गठन करते हैं। अब कांशीराम को क्यों हमने समझा नहीं, कांशीराम इस बात की जरूरत महसूस करते थे। 1980 में ऑप्रेस्ड इंडिया नाम से पत्रिका निकालने की शुरुआत करते हैं, और कांशीराम लिखते हैं कि इसके 9 भाई और होंगे जो दलित शोषित जमात की आवाज को आम जनता तक ले जाएंगे। 3 साप्ताहिक पत्रिकाएं और 4 मासिक पत्रिकाएं जो अलग अलग 4 केंद्रों से देश में अलग अलग 4 भाषाओं में निकलेंगी। 30 मार्च 1980 को नागपुर से बहुजन नायक पत्र निकालते हैं मान्यवर कांशीराम, और फिर वो मराठी में और फिर इंग्लिश में बहुजन टाइम्स करके निकलता है, और लगातार इन चीजों को लेकर के लिखने, पढ़ने और बोलने की बात करते हैं। बहुजन संगठन साप्ताहिक पत्र निकाला जिसको 26 साल तक कांशीराम जी ने उसका संपादकीय संभाला, और उसी बीच में 1982 में चमचा युग लिखते हैं। आखिरी की 1-2 बातें उनके जीवन की और हैं जो बताएंगे हम कि 1984 में 14 अप्रैल 1984 में बसपा का जब गठन होता है, एक बार सोच के देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहली बार जिस मसले को लेकर के सत्ता में आती है, आजाद भारत के इतिहास में वह कहीं और नहीं देखने को मिला।
और ये किस्सा मिलता है किताब में, आप पढ़ेंगे, इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए, कांशीराम बहुजन नायक। और भी जीवनियां हैं, एस सिंह की जीवनी है बहुजन नायक कांशीराम, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। कांशीराम के भाषणों का संकलन है, उनको पढ़ना चाहिए। कांशीराम जी का लिखा हुआ केवल एक ही चीज मिलती है, चमचाइयों। बाकी उनके जो कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनके जो भाषण है, उनका संग्रह भी प्रकाशित हो गया, सम्यक प्रकाशन से आप उसे पढ़ सकते हैं। बसपा ने जो काम किया और उन्होंने कहा, कांशीराम ने, आप यहां पर एक बात कह सकते हैं कि जो आत्मविश्वास, जो पॉलिटिकल गेन बसपा की वजह से हुआ, क्या कांग्रेस के जमाने में हो संभव था? सारी पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप अपर कास्ट के हाथ में थी और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश जैसे एक धूर सामंती राज्य में एक ऐसा संगठन जो दलितों, पिछड़ों, वंचितों की बात करते हुए सत्ता में आता है मात्र अपने बनने के 10 साल के भीतर। 1984 में गठन होता है और 1993 में जब दोनों का गठबंधन होता है, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो मुलायम सिंह यादव को बिना याद किए हुए कांशीराम को हम, जो बसपा का चरित्र है, उसको बसपा का इतिहास है, वो अधूरा होगा। एक तरफ चौधरी चरण सिंह की किसान आंदोलन की विरासत, लोहिया की समाजवाद की विरासत, उत्तर भारत के बिहार और यूपी में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे नेताओं को पैदा कर रहे थे, रामविलास पासवान को। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के 3 संतों को, 3 नायकों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और छत्रपति शाहू जी महाराज को महाराष्ट्र से ला करके उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल जमीन पर खड़ा करने का काम माननीय कांशीराम ने किया और बसपा के गठन के 10 साल बाद वो सत्ता में, देश के सबसे बड़े सूबे में, देश में सबसे पहली बार एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनती है। और इस देश के बदलने का दिन था, क्योंकि आप सोचिए ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से बदलती है। तो पहली बार जब ये गठन हो रहा था, सामाजिक न्याय के पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आ रही थी, वही दौर मंडल कमीशन का दौर है और उसके खिलाफ कमंडल का आंदोलन चला। और पूरे राम मंदिर आंदोलन के समय मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होता है, उसने उस जमाने में दक्षिणपंथी संघी विचारधारा को धूल में मिलाने का काम किया था। बेशक उसके बाद की कुछ चूकों पर बात हो सकती है कि कैसे क्या गलतियां हुई कि सपा बसपा का गठबंधन टूटा, और फिर 1-2 दशक बाद जब गठबंधन हुआ तो उसको वह परिणाम नहीं मिला जो मुलायम सिंह यादव और कांशीराम को मिला था। इसके अलग अलग वजहें हैं जिस पर विस्तार में काम होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय विचार के तौर पर मुकम्मल करता है कांशीराम और मुलायम सिंह यादव को एक करने के क्रम में। तो ये हुई पॉलिटिकल बात। आप बेशक असहमत हो सकते हैं कई जगह कि मान्यवर कांशीराम ने उसके बाद लगातार अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया। कभी वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ करके भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं और भाजपा के साथ 2 बार सरकार बनाते हैं, फिर कांग्रेस के साथ